Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The topic for the next class of this 2-day series of workshop on current affairs, Pakistan affairs and international relations emerging topic is declining democracy and rising nationalism or populism uh, because in the domain of COVID-19. कोविड-19 की वजह से या उससे पहले से भी एक हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में न्यू सर्ज ऑफ नेशनलिज्म आया है, न्यू सर्ज ऑफ पॉपुलिज्म आया है। ठीक है जी, particularly after Brexit, particularly after the Trump election of 2016 जिसको हम ट्रम्पियन पॉलिटिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो जरा पहले मैक्रो एनालिसिस पे देखें कि ये नेशनलिज्म राइज कहां पर है। ऐसा जो मैं बात कर रहा हूं कि न्यू सर्ज ऑफ नेशनलिज्म आया है, वाकई ही ये बात है भी या नहीं है। वही वाली बात है कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक in August 2020 to get ourselves prepared for the CSS 2021, particularly for the papers of current affairs, international relations and essay, because this topic is important for all three subjects. ठीक है जी, particularly essay and IR. अच्छा जी, why are we dealing with this topic? तो मैं जरा थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूं। नेशनलिज्म का मतलब ये होता है, अगर आप उससे पूछें, नेशनलिज्म का मतलब पता होता है कि एवरीथिंग इज स्टेट। इट इज बेसिकली अ माइंडसेट which glorify a state and a particular ethnicity या particular group of people living within state। एक particular mindset है जो कि अपनी स्टेट को ग्लोरीफाई करता है और उसमें रहने वाले लोगों को जो है वो ग्लोरीफाई कर रहा होता है, उसको सुपीरियर समझ रहा होता है और बाकी लोगों को इंफीरियर समझ रहा होता है या उनको इग्नोर करता है। This is the mindset of nationalism. First of all, I'm trying to give you the definitions of 2 or 3 things. First of all, I explain the topic of the terminology of nationalism. कि nationalism basically है क्या, मैंने आपको बताया। Then मैं आपको बताना चाहता हूं कि populism क्या है। Populism basically is a political tactic to raise popular slogans to give easy solutions for complex problems in order to increase the political leverage। ये एक लीडर्स का एक पर्टिकुलर मेथड होता है पॉपुलिज्म, जिसके थ्रू वो पॉपुलर स्लोगन्स को रेस करते हैं और इजी सॉल्यूशंस देते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का। किसका सॉल्यूशन देते हैं? इजी सॉल्यूशन देते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का। फॉर इंस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आपको ट्रम्प का स्लोगन नजर आएगा, ये इसलिए बढ़ रही है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है जी, मैक्सिकन की वजह से बढ़ रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान में गवर्नेंस क्राइसिस है, इमरान खान का आपको स्लोगन नजर आएगा, इट्स बिकॉज ऑफ करप्शन। नरेंद्र मोदी की आपकी पॉलिटिक्स नजर आएगी, ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू पाकिस्तान। चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें से पाकिस्तान को जो है वो एक विपिंग बॉय बना देंगे और एक उसको बना स्केपगोट बना देंगे। यह फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्जिट को जो पॉपुलर स्लोगन्स लगे, वहां पे जो पॉपुलिज्म थे, बोरिस जॉनसन जैसे लोग, उन्होंने वहां पर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट को जो है आपका इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को किससे जोड़ा? ब्रेक्जिट से जोड़ा कि यूरोपियन यूनियन की वजह से हमारी सॉवरेनिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। So these are the popular slogans, these are the popular tactics, and this political technique is called populism. Raising popular slogans and giving easy solutions to the complex problems. However, in reality, they are impractical. वो impractical होते हैं, वो आपको solutions नहीं दे पाते। तो हमने देखा कि rise of nationalism होता है, rise of populism होता है और democracy का decline होता है। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन और लिबरल ऑर्डर के डिक्लाइन का मतलब यह है कि कोएग्जिस्टेंस का, प्लूरिटी का, आपके सामने जो है वो कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, लिबरलिज्म का, फंडामेंटल राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का, लिबर्टी का, प्लूरलिज्म की बात की मैंने, उसका हमें डिक्लाइन नजर आता है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ जो है वो गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल,
जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसको भी हमें एक रिवर्स नजर आता है, या नहीं भी, उसको कम से कम हमें पॉज नजर आ रहा है। किस तरह नजर आ रहा है? मैं अपने पास से बोल रहा हूं, नहीं। ट्रंप का इलेक्शन 2016, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, बिल्ट अ वॉल ऑन द मैक्सिकन बॉर्डर, एक्शंस आपके इमिग्रेशन को कंट्रोल करना अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज, 6 से 7 मुस्लिम कंट्रीज को ब्लॉक करना इमिग्रेशन के ऊपर। ब्रेक्सिट का स्लोगन, वी वांट द कंट्रोल्स ऑफ आवर बॉर्डर बैक, हमें जो है वो एक मल्टीलेटरलिज्म का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, फ्रांस के अंदर आप देखें तो नेशनल फ्रंट एक पार्टी है फ्रांस की, जिसको मिस ली पेन हेड करती हैं। उन्होंने हिस्ट्री में पहली दफा, नेशनल फ्रंट ऑफ फ्रांस ने 35% वोट लिए नेशनलिज्म के ऊपर, फ्रेक्सिट के ऊपर, कि अगर मैं जीतूंगी या हमारी पार्टी जीतेगी तो हम भी ब्रेक्सिट से बाहर आएंगे। जर्मनी की आप बात करें, ऑल्टरनेट टू जर्मनी, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, उसने जर्मन के अभी जो इलेक्शन हुआ था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उसमें उसने पहली दफा पार्लियामेंट में सीट्स ली। ठीक है, इंडिया में देखें जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, आपको एक फैशिस्ट बंदा मिलेगा, आपको एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी मिलेगी, हिंदुत्व, भारत अखुंद आपकी पॉलिसी मिलेगी, आरएसएस की पॉलिसी मिलेगी। आपको नजर आएंगे वहां पर एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, आपको वहां पर नजर आएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बोथ आर अगेंस्ट मुस्लिम्स। आपको वहां पर नजर आ रहा होगा कोविड-19 में उसको टारगेट करना मुसलमानों से, कभी उसको जिहादी वायरस बोलना, कभी उसको मुस्लिम वायरस कहना। साफ नजर आ रहा है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किस तरह जो है अपने आप को नेशनलिज्म की तरफ और जो फैशिज्म की तरफ लेकर आ रही है। क्या करंट को चीज को फैशिज्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते अभी, बट दे आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स फैशिज्म। ठीक है, मैडलिन एल्ब्रिट की एक बुक है फैशिज्म अ रियल थ्रेट के नाम से, उन्होंने इसमें पूरी डिस्कशन की है। अच्छा जी, देन अगर आप इंडिया से थोड़ा सा जाएं आगे, आपको प्यूटिन नजर आएंगे। अगेन राइज ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम, एक तरह का एब्सोल्यूट सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन, ह्यूमन राइट्स का डिक्लाइन। देन आपको दूसरी तरफ नजर आएंगे फिलीपींस के अंदर आपको ड्यूटर्टे, ठीक है, वहां पे आपको वो कोविड-19 के प्रिटेक्स्ट के ऊपर अपने मुल्क में इमरजेंसी लगाते हुए नजर आएंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए नजर आएंगे। सेम इज द केस विद उर्दुगान टर्की, वहां पे एक फेल्ड कू की अटैम्प्ट होती है और उर्दुगान उसके प्रिटेक्स्ट के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और अपोजिशन के खिलाफ एक सीवियर एटीट्यूड इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमें नजर आती है। अगेन डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी। हांगकांग की अभी मिसाल मैंने आपको दी, किस तरह चाइना सप्रेस कर रहा है वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स को। चाइना का राइज अगेन, जैसा कि फराज ने पहले भी बोला था, अभी इससे पहले सेशन के अंदर जब उससे मैंने फाइनल कमेंट्स लिए थे, कि चाइना इज बेसिकली प्रमोटिंग एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, लिबरल वैल्यूज को, ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। चाहे वो युगहार के अंदर मुसलमानों को सप्रेस करना हो, या हांगकांग को डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है वो दबाना हो थ्रू न्यू सिक्योरिटी लॉ के जरिए। और फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, उससे देखकर उसका मॉडल एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द लीडर्स आपको एग्जांपल मिलते हुए नजर आएंगे। देखें जी, चाइना को देखें, कितना डेवलप कर लिया उसने, कितना प्रॉस्पर कर लिया। हमें उसका मॉडल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इम्यूलेट करना चाहिए। इसका मतलब हमें भी अपनी डेमोक्रेसी को डिक्लाइन की तरफ लेके जाना चाहिए और जो है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म या सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाकर एक एब्सोल्यूट सिस्टम लाना चाहिए, वन पार्टी सिस्टम, जहां पे जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डाइसेंट को जो है वो सप्रेस कर देना चाहिए, सर्विलियंस सिस्टम होना चाहिए, मास सर्विलेंस होना चाहिए।
तो ये मैंने पूरा आपको एक मैक्रो लेवल के ऊपर एनालिसिस दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटेन, मूविंग टू यूएस, देन इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, रशिया, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इवन ब्राजील, बोल्सोनारो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है, आप देखें जब अमेजोन में जो फायर लगी थी अमेजोन फॉरेस्ट में और लोगों ने कंसर्न किया तो उन्हें बोलता है अमेजोन हमारा है, आपसे कोई कंसर्न ही नहीं है, मेरी जो मर्जी है मैं करूंगा। दिस इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म, दिस इज द न्यू सर्ज ऑफ नेशनलिज्म and the declining of democracy. That is why we are discussing this topic. That is why I selected this topic for this important 2 days workshop. वरना तो बहुत सारे और भी टॉपिक है, लेकिन एक ये पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। फिर ये इस तरह के सवाल आते हैं कि वेदर डेमोक्रेसी विल सर्वाइव और नॉट, वेदर डेमोक्रेसी रीइन्विगोरेट इटसेल्फ एट द इंटरनेशनल अरीना और नॉट। फिर आपको नजर आएंगे फिलोसफर्स लाइक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक फोकोयामा, वो आपको आर्टिकल लिखते हुए नजर आएंगे, पेंडेमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, कि फैशिज्म आएगा या डेमोक्रेसी की रिसर्जेंस होगी। आपको वो लोग नजर आएंगे फोकोयामा जैसे लोग, जुलाई अगस्त के एडिशन में फॉरेन अफेयर्स में, पेंडेमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो पहली चीज मैंने तो आपको यह बताई कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर डेमोक्रेसी इज डिक्लाइनिंग, पूरी दुनिया की एग्जाम्पल दी, एंड राइजिंग नेशनलिज्म कहां कहां हो रहा है, किस किस तरह हो रहा है, ब्रेक्सिट, ट्रंपियन इलेक्शन, नेशनल फ्रंट ऑफ फ्रांस, ऑल्टरनेटिव टू जर्मनी, उर्दुगान टर्की, पुतिन रशिया, मोदीज इंडिया, बोल्सोनारोस ब्राजील, ड्यूटर्टेस फिलीपींस, पूरी एक आपको एक सिनेरियो, एक रोड मैप दिखाया। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाई इज देयर अ न्यू सर्ज ऑफ नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म अराउंड द ग्लोब, क्यों हो रहा है ऐसा। 1990s में अगर हम देखें तो फ्रांसिस फुकुयामा ने जो है वो थ्योरी दी थी कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, जिसमें उन्होंने बोला था कि अब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहेगी, कभी भी ये थ्रेटन नहीं होगी। 1990 एक गोल्डन पीरियड था लिबरल ऑर्डर का, एक गोल्डन पीरियड था जो है वो डेमोक्रेसी का। फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुई ये न्यू सर्ज ऑफ नेशनलिज्म और न्यू सर्ज ऑफ आपका जो है वो पॉपुलिज्म, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, ऐसा हुआ क्यों, इसको डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को तमाम बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी यहां पर, और जो है सब चीज क्लियर है, नहीं हो तो हम एंड में क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, बिफोर एक्सप्लेनिंग that why is the new surge of nationalism and populism around the globe, I took you back to the history. ठीक है, आई एम टेकिंग यू बैक टू द हिस्ट्री, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। यहां पे जिसका आईआर है वो समझ जाएगा मेरी बातें। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। हमेशा याद रखना, जब भी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से गुजरी है, डिप्रेशन से गुजरी है, हमेशा द वर्ल्ड सी द राइज ऑफ नेशनलिस्टिक फोर्सेस, फैशिस्ट पॉलिसीज, फैशिस्ट टेंडेंसीज, नाजिज्म। जब भी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से और ग्रेट डिप्रेशन से या इकोनॉमिक क्राइसिस से, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरती है, हम हमेशा राइज ऑफ नेशनलिज्म देखते हैं, हम हमेशा राइज ऑफ पॉपुलिज्म देखते हैं, हम हमेशा डिक्लाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं, एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी कि वेदर ये सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। हम बात करते हैं 1920s की और 1930s की। 1930s के अंदर वर्ल्ड बिकम द विक्टिम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया ग्रेट डिप्रेशन,
इकोनॉमिक रिसेशन को पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस किया। अब आप उसके नतीजे में देखेंगे कि आपको राइज ऑफ फैशिज्म नजर आएगा इटली के अंदर। आपको इटली में आपको डेमागॉग लीडर्स नजर आएंगे लाइक मोसोलिनी। एवरीथिंग इज फॉर द स्टेट, नथिंग इज आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग इज अबव द स्टेट। मोसोलिनी, 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसोलिनी नजर आएगा। मोसोलिनी इज ऑलवेज राइट का स्लोगन नजर आएगा। देन आप ग्रेट डिप्रेशन में ही देखें तो आपको नाजिज्म नजर आएगा, आपको राइज ऑफ हिटलर नजर आएगा। ठीक है, आपको 1000 ईयर रीक का जो ड्रीम था हिटलर का, आपको वो नजर आएगा। आपको उसको नाजिस्ट पॉलिसीज नजर आएंगी अगेंस्ट ज्यूज, जेनोफोबिक टेंडेंसीज नजर आएंगी कि जो भी है ये ज्यूज की वजह से, इनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दो, इनकी जेनोसाइड कर दो। आपको वहां पे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो है वो फिलॉसफी देता हुआ नजर आएगा हिटलर। तो जब भी दुनिया एक इकोनॉमिक रिसेशन से पास होती है, ग्रेट डिप्रेशन से पास होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से पास होती है, तो हमें हमेशा जो है वो दुनिया में राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ पॉपुलिज्म नजर आया है। और फिर ये बात भी एक चीज याद रखना, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म और फैशिज्म दुनिया को पुश करता है हमेशा टुवर्ड्स वॉर। इट्स अ वेरी daunting scenario, very fearful scenario, but history हमें यही बताती है कि इकोनॉमिक रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, देन उसके बाद सर्ज ऑफ नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, फैशिज्म, देन देयर विल बी अ ग्लोबल वॉर। ठीक है, हिस्ट्री हमें यही चीज बताती है। वापस आते हैं हम अपने कंटेम्परेरी सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, हम वापस आते हैं कंटेम्परेरी सिनेरियो के ऊपर। मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाई आर वी सीइंग और एनालाइजिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉपुलिज्म इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। क्यों हुआ ऐसा? एक गोल्डन पीरियड खत्म क्यों हुआ? मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके गया, आप मैं वापस आया। इसकी जी स्टार्ट हमें नजर आता है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। Global economic crisis of 2008 is basically a point where people questioning the globalization, questioning the pillars of liberal order, questioning the pillars of democracy. ठीक है, 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक रिसेशन 1930s में नेशनलिज्म और फैशिज्म को जो है वो पुश करने में उसने हेल्प की थी। यहां पर 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन ने, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने एक न्यू सर्च को जो है वो न्यू वेव को सर्च किया, प्रोड्यूस की। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो 2008 की बात है, अब आप क्यों कर रहे हैं? हम तो 2008 में तो नहीं है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS 2021। So my answer is that the COVID-19 basically exacerbated the already a declining world economy. कोविड-19 ने जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी जो हल्की सी जो है वो एक स्टेगनेशन पे जा रही थी, उसको मजीद फ्रिजिलिटी के ऊपर ले गया। द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट न्यूयॉर्क के अंदर ग्रेट डिप्रेशन जितना ही था 25%, कोविड-19 की वजह से। इंडिया में आप देखें इकोनॉमी का हाल, पाकिस्तान में आप देखें कोविड-19 की वजह से क्या हुआ। तो बेसिकली वो जो 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस था, वो कोविड-19 जब तक दुनिया एक डीके के अंदर स्टेबलाइज होती चली गई, वो कोविड-19 ने उसकी कसर बराबर कर दी। ठीक है, कोविड-19 ने एक न्यू सर्ज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन किया, एक न्यू वेव ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन दुनिया में लेकर आया। बात समझ में आई? हिस्ट्री को कनेक्ट कैसे किया मैंने, किस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक पॉइंट। अच्छा जी, फातिमा मैंने पूरा स्टार्ट में बता दिया नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म।
ठीक है जी, एंड में सवाल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ऐसा क्यों होता है, वाई nationalism and populism or such type of tendencies always occur after the global recession or during the time of economic recession or great depression or global economic crisis। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, जब भी ग्रेट डिप्रेशन आता है, तो लोग नेशनलिस्ट टेंडेंसीज की तरफ, पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज की तरफ चले जाते हैं। उसकी मेरी मुझसे आप बात सुने। दो तरह की चीजें होती हैं जी, एक कहलाती है टेंजिबल, एक कहलाती है इनटेंजिबल। टेंजिबल चीजें वो है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपके वेजेस, ठीक है, ये सब चीज कहलाती हैं आपकी टेंजिबल चीजें, आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी सिक्योरिटी, ये कहलाती है टेंजिबल चीजें। कुछ चीजें होती है इनटेंजिबल, लाइक वैल्यूज, आइडियल्स, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, इमिग्रेशन, ये है इनटेंजिबल चीजें यानी वैल्यूज और आइडियल्स। अब देखो होता क्या है, जब इकोनॉमी अपने बूम के ऊपर होती है ना, जब इकोनॉमी जो है वो जो है राइज हो रही होती है, जब लोगों की एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, वेजेस अच्छे मिल रहे होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का जो कर्व है वो ऊपर जा रहा होता है, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रही होती है, तो लोग टेंजिबल चीजों के बजाय इनटेंजिबल चीजें सोचने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं टेंजिबल चीजें तो अब हमारे पास पूरी हैं, हमारे पास वेजेस है, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, हमारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, हमारी लाइफ प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है। फिर वो इनटेंजिबल चीजों की तरफ शिफ्ट करते हैं, उसको सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इमिग्रेशन, लिबरल वैल्यूज, इन चीजों को अहमियत देना शुरू करते हैं। हमने ये देखा कि 1990s के बाद से एक बूम था ग्लोबलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी पूरी दुनिया की राइज पर थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी चल रही थी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर जा रहे थे, सही है, सिक्योरिटी अच्छी थी दुनिया में, प्रॉपर्टी लाइफ सेफ थी, तो लोग इनटेंजिबल चीजों के बारे में सोच रहे थे, लिबरल वैल्यूज, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इमिग्रेशन, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। दैट्स व्हाई हमने देखा कि वो एक गोल्डन एरा था डेमोक्रेसी और लिबरल ऑर्डर का। अब होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही इकोनॉमिक रिसेशन आया, जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए, चाहे वो ग्रेट डिप्रेशन के हो, 2008 के हो, या कोविड-19 की वजह से, तो वो जो आपकी टेंजिबल चीजें हैं ना, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिक्योरिटी, वो चीजें थ्रेटन होना शुरू हो जाती हैं। वहां पर इंडिविजुअल, सोसाइटीज, नेशंस इनसिक्योर होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वहां पर वो इनसिक्योर होना शुरू कर देते हैं, तो वो इनटेंजिबल चीजों से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं, फिर वो उनको सिग्निफिकेंट नहीं देते, फिर वो बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आपका जो है वो इमिग्रेशन, जो है वो मूवमेंट ऑफ पीपल, माइनॉरिटीज, ये सब चीजें बाद में, पहले हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हमारे वेजेस दो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दो, हमारी सिक्योरिटी दो। ये सब चीजें नहीं है, हमें नहीं लेने देना क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, इमिग्रेशन को ब्लॉक करो, जो करना है करो, हमें ये अपनी टेंजिबल चीजें प्रोवाइड करें। आपने देखा यही हुआ ब्रेक्सिट के अंदर, वहां पे जब वेजेस डिक्लाइन होना शुरू हुए यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बिकॉज ऑफ द न्यू सर्ज ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम सीरिया एंड जो है वो आपका जो मिडिल ईस्ट में कोल्ड वॉर चल रही थी उसकी वजह से, तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही वेजेस कम होना शुरू हुए, अगेन एक बैकलैश आया, भाई इमिग्रेशन को ब्लॉक किया जाए, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलो क्योंकि हम अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लिबरल ऑर्डर का डिक्लाइन मिला आपको, क्यों? टेंजिबल चीजों को इनसिक्योर हो रहा था, वेजेस कम हुए। अच्छा, देन द सर्ज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स ऑल अराउंड द यूरोप, चाहे वो
बैटाक्लान कॉन्सर्ट का पेरिस में अटैक हो, ब्रुसेल्स के जो है वो सबवेज के अटैक हो, जर्मनी की जो मार्केट्स में अटैक हो, बेल्जियम में हो, आपको ऑल ओवर कैलिफोर्निया का अटैक हो, ठीक है। तो वहां पर जो है वो या फिर अगेन यूके के अंदर ग्रैंड कॉन्सर्ट के अंदर अटैक हो, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको टेररिस्ट अटैक नजर आएंगे, यानी सिक्योरिटी भी अब इंडेंजर होना शुरू हो गई। तो वहां के लेने वालों में आपको नजर आएंगी नेशनलिस्टिक एंड पॉपुलिस्टिक टेंडेंसीज, उनके लीडर्स बोलना आपको नजर आएंगे कि ये सब चीजें उन मुसलमानों की वजह से है जो मिडिल ईस्ट से माइग्रेट करते हुए आ रहे हैं। हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें मल्टीलेटरलिज्म का, लिबरल वैल्यूज का, डेमोक्रेसी का, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल का, इमिग्रेशन का नहीं सोचना चाहिए। समझ में आई बात? किस तरह टेंजिबल चीजें जब खतरे में पड़ी तो आप इनटेंजिबल चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया। सेम इज द केस विद कोविड 19। कोविड 19 में आपको नजर आएगी एक इकोनॉमिक रिसेशन। जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, नरेंद्र मोदी हो, वो माइनॉरिटीज को क्लेम करना शुरू कर देते हैं। परफेक्ट केस ऑफ पॉपुलिज्म, कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि भाई ये किसकी वजह से, ये माइनॉरिटीज की वजह से। कोविड क्यों आया इंडिया में जी? ये जो तबलीगी जमात वाले ये लेकर आए, ये सॉल्यूशन है उनके, ये क्लेम्स है, ये है पॉपुलिज्म बेसिकली। आपने माइनॉरिटीज पे डाल दिया। ट्रंप ने क्या किया? एक्सटर्नलाइज कर दी प्रॉब्लम्स को, बोला हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कर रहे हैं चाइना की वजह से हो रहा है, ताकि लोगों की हेट्रेड बढ़े चाइना की तरफ। क्यों? क्योंकि टेंजिबल चीजें अब मुश्किल में पड़ गई, इकोनॉमिक रिसेशन है, लोगों को जो है वो वेजेस नहीं मिल रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लोग ये बात नहीं देखेंगे कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, नहीं, वो बोल रहे हैं अच्छा इन्होंने किया, इनको बाहर निकालो। सही है जी। सो दिस इज द सिनेरियो। दैट्स व्हाई आपको नजर आएगा कि एक डिक्लाइन है डेमोक्रेसी का। लोग बोल रहे होंगे कि डेमोक्रेसी फेल्ड टू काउंटर द क्राइसिस ऑफ कोविड 19। ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी और एनी अदर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज अबाउट मोर अबाउट लीडरशिप, सोशल कंसेंसस, गवर्नेंस, एफिशिएंसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब वो चाहे दूसरे ऑल्टरनेटिव सिस्टम में हो रहा हो या डेमोक्रेसी में हो रहा हो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक मिनट जी, चलें जी। यहां पे देखें फोकोयामा का ये आर्टिकल है, मैंने यहां पे इसको हाईलाइट किया हुआ है, बहुत बड़ा सा आर्टिकल है। आप लोगों ने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप आज सेशन में है, तो 60-70 मिनट्स अगर आप मुझे दे रहे हैं तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल एंड दिस टॉपिक। अच्छा जी, मैंने जैसे बात की, इट इज नॉट द मैटर ऑफ रिजीम, इट इज मोर अबाउट स्टेट कैपेसिटी, लीडरशिप एंड द सोशल ट्रस्ट। होता क्या है, एपिडेमिक हुआ क्या अभी कोविड 19 में? देखो, epidemic combined with deep job losses, prolonged recession, unprecedented debt burden will even inevitably create tensions that consequently result in a political backlash and rise of nationalism and populism around the globe। कहां कहां पर हमें नजर आ रहा है आपके सामने कोविड 19 के बाद? चाहे गवर्नमेंट्स इन हंगरी एंड फिलीपींस हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दे impose emergencies because on the pretext of pandemic. Many other countries like China, El Salvador, Uganda again adopted the same policies। अगर आप जो है वो चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें यहां पर, तो इंडिया का आपके सामने है कि क्या है, एंड गवर्नमेंट्स often made matters worse than the better, whether by designing, by inciting communal tensions and undermining social cohesion। अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए कम्युनल टेंशंस को इंसाइट करते हैं और सोशल कोहिजन, नेशनल यूनिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। इंडिया के आपके एग्जांपल सामने,
इकोनॉमिक रिसेशन से बचने के लिए, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए माइनॉरिटीज को ब्लेम करना, जिहादी वायरस, तबलीगी जमात को कनेक्ट करना कोरोना वायरस के साथ, ठीक है, एनआरसी, सीएए जैसे लेजिस्लेशन पास करना, प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करना जो है वो बॉर्डर्स पर, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना, ऑल आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलिज्म, नेशनलिस्ट टेंडेंसीज ऑफ आरएसएस और इंडिया। क्यों हुआ, पूरी मैं कॉन्टेक्स्ट बनाता चला जा रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कि आपको डेमागोग लीडर्स विल एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू सीज पावर्स, corrupt politicians will take the opportunity to steal what they can and many governments will claim down or collapse. अब जो डेमागोग लीडर्स लाइक मोदी, उर्दुगान, पुतिन, जी जिनपिंग, बोल्सोनारो, ड्यूटर्टे, आपका जो है वो बोरिस जॉनसन, ट्रंप, पूरी एक लिस्ट है। आप इवन इमरान खान, तो वो आपको इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आएंगे। वो अपने पॉपुलर स्लोगन्स को रेस करते हुए नजर आएंगे कि ये अच्छा मौका है, यहां पर अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। दैट्स व्हाई पास्ट पेंडेमिक्स या इकोनॉमिक रिसेशन have fostered apocalyptic visions, cults, and new religions. Fascism, in fact, could be seen in one such cult. कि फैशिज्म और नाजिज्म या नेशनलिज्म या पॉपुलिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म, इसको आप बोलें, ये सब इन्हीं पेंडेमिक इकोनॉमिक रिसेशन की एक प्रोडक्ट होती है। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिबेट ऑफ डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी एंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, क्यों डिक्लाइन हो रही है, व्हाई डेमोक्रेसी इज डिक्लाइनिंग, व्हाई देयर इज अ डिबेट ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज इन डेंजर, क्यों है वो मैंने आपको बताया। कैसे है ये भी आपको पूरी दुनिया की एग्जांपल्स देके बताएंगे। अब बात करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी अपने आप को रिवाइव करेगी या नहीं करेगी। तो हिस्ट्री हमें यह हमेशा बताती है कि जब भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस थ्रेटन हुई हैं, हमेशा उन्होंने अपनी रिजिलियंट को प्रूव किया है और वो हमेशा रिवाइव हुई है। किस तरह जी, पैंडेमिक्स ने जहां तक नेशनलिस्ट फोर्सेस को मौका दिया है कि वो सर्च करें, वहीं पर उनकी डेफिशिएंसीज और लूप होल को भी हाईलाइट किया है। लोगों को अब अंदाजा होता चला जा रहा है कि इट इज नॉट अबाउट वन मैन शो, इट इज नॉट अबाउट यूनिलैटरलिज्म, कि वो जो उनके नारे थे डेमागॉग्स के, वो असल सॉल्यूशन नहीं है। आप मेक्सिको के दरमियान वॉल बना लो, मोदी पूरे मुसलमानों को बाहर निकाल दे इंडिया से, ड्यूटर्टे पूरी जो उसकी पॉलिसी थी ड्रग वॉर की, पूरे लोगों को मार दे, उर्दुगान इमरजेंसी लगाकर अपोजिशन को खत्म कर दे, लेकिन वो पैंडेमिक से नहीं बच सकता, वो इकोनॉमिक रिसेशन से नहीं बच सकता, उसका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकती। आपको उसके लिए रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, आपको जो है वो एक कंसेंसस क्रिएट करना पड़ता है, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी लानी पड़ती है। तो पेंडेमिक ने जहां तक उनको मौका दिया है, वही उनकी पॉलिसीज को जो है वो उनकी डेफिशिएंसीज और लूप होल्स भी हाईलाइट किए, एक्सेंचुएट किए। एट द सेम टाइम पेंडेमिक ने लोगों को यह भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि नो स्टेट कैन सिक्योर इटसेल्फ एब्सोल्युटली बाय इटसेल्फ, कि कोई भी स्टेट अपनी मदद के तहत अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकती, उसको दूसरी स्टेट की हेल्प, इंटरनेशनल सोसाइटी की कोऑपरेशन की जरूरत है। यह चीज कहलाती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। इसको हाईलाइट किया है, इसको एक्सेंचुएट किया है पेंडेमिक ने, कि यू हैव टू रिलाई on other states, you have to take the cooperation of international society, you have to cooperate with the international system in order to secure yourself against the threats like pandemic and coronavirus or COVID-19.
तो ये जितने भी लीडर्स थे, चाहे बोल्सोनारो हो गया, पुतिन हो गया, एर्दोगान हो गया, मोदी हो गया, इनके जो डेमागोग्स के स्लोगन्स थे ना, वो पेंडेमिक में उनकी असल वैल्यू का पता चला लोगों को। तो ये जो बोलते थे कि हम ये करेंगे, या इन्होंने अभी तक रिफॉर्म्स नहीं किए, इन्होंने जो बेसिस होती है उसको स्ट्रांग नहीं किया, और दूसरी तरफ ये सिक्योर भी नहीं कर पा रहे हमें। तो इट इज बेटर टू कॉर्पोरेट विद द इंटरनेशनल सोसाइटी एंड अदर कंट्रीज। Pakistan is not the biggest threat to India. The biggest threat is economic decline, unemployment, poverty. Same is the case for Pakistan. India is not the biggest threat for Pakistan. The biggest threat is economic recession, unemployment, radicalization of youth, and so on and so forth. अब लोगों को ये एहसास दिलाया कोविड-19 ने. That's why there is a hope. Yes, democracy will survive. Democracy again will show their resilience basically. ये मैंने आपको बात बता दी कि democracy has shown a bright light on existing institution everywhere, revealing their inadequacy and weaknesses. And the crisis may ultimately spur or trigger new international cooperation. एक ये भी व्यू है कि क्राइसिस न्यू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को ट्रिगर करेगा, क्योंकि लोगों को और लीडर्स को यह अंदाजा हो गया कि हम अलोन जो है वो इंश्योर नहीं कर सकते सिक्योरिटी. While national leaders play the blame game, statistics and public health officials around the world are deepening their networks and connections. लीडर्स तो एक दूसरे के ऊपर एक्यूसेशन और ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मजीद डीप डाउन जाके एनालाइज करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर हेल्थ ऑफिशियल्स अराउंड द वर्ल्ड जो है वो उनकी कॉर्पोरेशन बढ़ रही है, मल्टीलेटरलिज्म बढ़ रहा है. तो यस, वी कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर, democracy will survive. But yes, there are certain threats to the existence of these two things. But as far as the history is concerned and the contemporary situation is concerned, we can say that these liberal world order and democracy will survive and revive itself in the near future. But क्या threat मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है. होप्स को इतना भी हाई करने की जरूरत नहीं है. अगर इकोनॉमी मजीद स्लाइड डाउन होती चली गई और कंट्रीज ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नहीं अपनाया और द लीडर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, मोदी, इस तरह के लीडर्स आते चले गए, देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. बट द लीडर्स लाइक जेसिंडा आर्डन, एंजेला मार्केल, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, इनके प्रेजेंस के अंदर अभी भी एक होप है कि लिबरल ऑर्डर सरवाइव करेगा और डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी. ठीक है जी. सो दिस इज इट. एक पूरी डिबेट डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी एंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड कोविड-19 के ऊपर. ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स मैंने किए थे. कल जो है हमारे, अच्छा मैं अभी क्वेश्चन भी लूंगा, मैं थोड़ी सी 2-3 चीजें बता दूं. कल की क्लास में हमारा पहला है हाउ टू प्रिपेयर इंटरनेशनल लॉ इन सीएसएस, वो हम करेंगे. देन है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट. फिर है हमारे पास चाइना ईरान रिलेशंस किस तरह इंप्रूव हो रहे हैं, और फिर चेंज ऑफ मैप और फॉरेन पॉलिसी के जो 1-2 स्टेटमेंट्स आए. इन सब तमाम चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा जो प्रॉपर करंट अफेयर्स का कोर्स सेशन है, हमारा जो न्यू सेशन है सीएसएस ब्रेनरी का, वो सितंबर 5 से स्टार्ट है. ठीक है, ये तो हमारी एक फ्री वर्कशॉप्स थी. वो हमारा पूरा एक सीएसएस का कोर्स हम कंप्लीट करा रहे होते हैं. वो ऑब्वियसली पेड पूरा कोर्स होता है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का. अभी जून जुलाई में जो है वो हमने जून के सेशन अभी हमने एंड किया है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और आईआर का. सितंबर 5 से हम तमाम करंट अफेयर्स का सिलेबस दोबारा से जो है, तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो दोबारा से अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. अच्छा जी, अब आपके आ जाए क्वेश्चंस. चले जी, क्वेश्चंस पूछना शुरू करें.
इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू शेयर सर्चिंग मेथड, ऐसे सर्चिंग मेथड होता नहीं है। ठीक है, सर्चिंग मेथड के लिए पहले समझना पड़ता है करंट अफेयर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ना, एक दफा आप समझ लें, फिर आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आप उससे सर्च करती हैं। हमारा ये होता है एकेडमी में जी, हम ना सिर्फ लेक्चर बढ़ा देते हैं बल्कि फुल कंपाइल नोट्स इन हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको सर्च करना ना पड़े और आप नोट्स पढ़ें और आप अपना मैक्सिमम टाइम उन चीजों पे लगाएं जिनकी वैल्यू है, राइटिंग एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन और आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट। अच्छा जी सर, once you opine that the minority rights might be inclusive in nationalism, but in recent discussion regarding the decline of democracy, rising nationalism, how minority rights can be inclusive? ऐसे नहीं होता जी। हॉट टॉपिक करंट अफेयर्स इन अपकमिंग 2021 में आपको 10 टॉपिक्स बता दूं और आप वही प्रिपेयर कर लें, ये शॉर्टकट तरीके होते हैं, इन तरीकों पे मैं जाता नहीं। पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी एक वैल्यू है, एक राइट का नाम है। कर रहा है जहांगीर, डोनाल्ड ट्रम्प ये कर रहा है कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, कोविड-19 की वजह से उसने ये एडवाइस भी दिया है। अच्छा जी, वर्धा पूछ रही है सर, कैन वी आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेटिक यूएस डिडंट प्ले वाइटल रोल इन पेंडेमिक एंड चाइना हु इज नॉट डेमोक्रेसी कंट्री वाज ग्लोबल प्लेयर? हाँ जी बिल्कुल वर्धा, यही तो मसला हुआ है कि जो आपका चैंपियन था लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का और डेमोक्रेसी का, वो इस टाइम के ऊपर जो है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, यूनिलेटरलिज्म की जा रहा है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अल्टरनेट पॉलिटिकल ऑर्डर को जो है वो प्रमोट करता है लाइक चाइना, वो एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज हुआ है मल्टीलेटरलिज्म का। ठीक है जी, नहीं जी, राइटिंग में ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। तो आशा आसिफ तुफैल आपने बोला कि आप माइनॉरिटीज की बात करें, आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है चीजों को। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि पॉपुलिस्ट क्या कर रहे होते हैं, जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो माइनॉरिटीज को जो है वो ब्लेम करना शुरू कर दे, उसको स्केप गोट बना दे। ठीक है, माइनॉरिटीज को स्केप गोट बना दे, वहां पर ये हो रहा होता है अगर अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात हो रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सेक्युलरिज्म या जो आपका क्या नाम था, नेहरू का जो एक तरह से नेशनलिस्ट माइंडसेट था कि इंडियंस होने चाहिए, उसमें मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म है, यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म नहीं है। अगर इंडियन नेशनलिज्म होता तो बात हो जाती, ये हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हिंदू नेशनलिज्म का मतलब होता है कि इंडिया इज ओनली फॉर हिंदूज, अदर माइनॉरिटीज डू नॉट मैटर। तो वहां पर माइनॉरिटीज को मसला होना शुरू हो जाता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन। चले जी, नहीं है क्वेश्चन तो फिर जो है हम इंशाल्लाह अपना जो है वो अच्छा, एक और आपसे रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो भी आज के सेशन में अवेलेबल हुए, हमारा मैं तमाम वीडियोस जो आज के लेक्चर्स के यूट्यूब पे अपने चैनल पे जो है वो सेंड करूंगा। हमारा यूट्यूब पे चैनल है जी सीएसएस ब्रेनरी के नाम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीएसएस ब्रेनरी के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप सब लोगों ने ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप सब लोगों ने ये चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मैंने प्राइवेट किसी को मैसेज कर दिया है। आप सब लोगों ने ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और क्योंकि इसके ऊपर तमाम वीडियोस अभी तक जो है वो अवेलेबल होंगी और आज की वीडियो भी अवेलेबल होगी। तो यूट्यूब पर जाके सीएसएस ब्रेनरी, इसको आप सब लोगों ने सब्सक्राइब करना है। जिसने नहीं किया हुआ वो प्लीज करें और उसको शेयर भी करें। ठीक है, उसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो भी इन प्रोडक्टिव लेक्चर से, इफेक्टिव लेक्चर से मैक्सिमम एडवांटेज ले पाए। ठीक है जी, मैक्सिमम एडवांटेज ले पाए। मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया सीएसएस ब्रेनरी के नाम से
कोई अगर एक लिंक भी शेयर कर दे तो अच्छा हो जाएगा, और फिर वहां पर एक अच्छी आइडिया हो जाएगा। वरना आप CSS ब्रेनरी लिखें तो आपको आराम से जो है वो ये मिल जाएगा। कोई अगर लिंक शेयर कर दे तो इट इज बेटर। अच्छा जी, तो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग फॉर यू। नहीं फैसल, मैं पूरी CSS नहीं पढ़ा सकता ना इन सेशंस के अंदर, ठीक है ना फैसल, मैं पूरा सेशन नहीं पढ़ा सकता मिडिल ईस्ट। मैं कुछ कोशिश करता हूं क्योंकि आई हैव वेरी टफ स्केड्यूल। हमारी अपनी क्लासेस चल रही होती हैं एकेडमी की, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे पूरी हमारी एक टीम है। उसमें से बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाल के आप लोगों को देता हूं, एक फ्री क्लासेस कर रहा होता हूं, ठीक है। बट इफ यू वांट अ कंप्लीट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स जिसमें तमाम टॉपिक्स डिस्कस हो, तो आपको फिर हमारा वो सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा सितंबर 5 का, जिसमें हमारी पूरी फैकल्टी है। अभी फराज थे, वो भी होंगे, PMS OMG के हैं, नदीम बलोच 6 इन पाकिस्तान, अली शाहबाजी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, शफक महबूब IRS AC IRS, अभी हमारी मिस अक्सा जो है वो पॉलिटिकल साइंस शुरू करने वाली हैं AC कस्टम्स, ठीक है जी। तो इफ यू वांट to prepare yourself for CSS as far as current affairs, Pakistan affairs and compulsory subjects are concerned, so you have to join our September new session। और अगर नहीं भी करते तो ओके है, कोई मसला नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स। आप यहाँ पर सुनते रहें, हमारे साथ रहें। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस का जो हमारे पास सैटरडे को जी हमारा उसका ओरिएंटेशन है, स्पेशल डिस्काउंट पैकेज हमने अनाउंस किया है पॉलिटिकल साइंस का। उसको जो है वो टीच करेंगी मिस अक्सा, AC कस्टम्स है, शी आल्सो गॉट सेकंड पोजीशन ऑल ओवर इन PMS, ठीक है जी। इसी तरह हमारा इंटरनेशनल लॉ कल है सेशन, कल से शुरू हो रहा है, और फिर जेंडर स्टडीज इंशाल्लाह संडे से। So thank you very much, Ji. Again, my name is Agha Shahryar Khan. I am signing off. Inshallah, we will meet tomorrow with new topics and interesting discussion. Thank you very much for joining me and joining the platform of CSS Brindri.